हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 13 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान नीचे खिसककर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 26 स्थान का नुकसान हुआ है और वह 105वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में भारत का ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 79वां स्थान था। इस वर्ष जारी हुए इस इंडेक्स में पहले स्थान पर हांगकांग है, जबकि चीन को 124वां स्थान मिला है। इसके अलावा जापान को 20वां स्थान, जर्मनी को 21वां स्थान, इटली को 51वां स्थान, जबकि फ्रांस को 58वां स्थान मिला है। इस सूची में कुल 165 देशों को शामिल किया गया था। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर को किस राज्य में गृह प्रवेशम में भाग लिया और PMAYG के अंतर्गत 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लिया और 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन किया गया है। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इसे शहरी एवं विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, जिसके तहत वर्ष 2022 तक सभी को स्वयं का मकान देने की बात कही गई थी। इस योजना के तहत कुल 20 लाख मकानों के घरों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है और अभी तक 17 लाख मकान बन चुके हैं। यह योजना 3 फेज में पूरी की गई है। इसके तहत पहले 20 स्क्वायर मीटर की जगह पर मकान बनाया जाता था, जिसको अब बढ़ाकर 25 मीटर स्क्वायर कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उसके नॉमिनी को कितने लाख रुपए बीमा देने की घोषणा की है। तो हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाता धारकों की बीमारी या दुर्घटना से मौत होने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपए बीमा कवर देने की बात की है। पहले यह राशि 6 लाख रुपए हुआ करती थी। बीमा राशि आखिरी 12 महीनों के वेतन पर के आधार पर तय की जाएगी। यह योजना EDLI 1976 के अधिनियम के तहत बढ़ाई जा रही है। EDLI को एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस कहा जाता है। बात की जाए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिनियम 1952 की, तो इसके तहत राज्य तथा केंद्र कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो हाल ही में डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांव नाम से एक योजना शुरू की है। इसकी शुरुआत पहले महाराष्ट्र से की जाएगी, फिर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। योजना की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने किया है। इसके तहत प्रत्येक जिले के 50 गांव ऐसे देखे जाएंगे जिसमें 100% ग्रामीण विभाग से संबंधित जानकारी तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बात की जाए भारतीय डाक विभाग की, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1854 से मानी जाती है। 1880 में मनी ऑर्डर की शुरुआत हुई। 1911 में प्रथम एयर मेल भेजा गया, जो कि इलाहाबाद से नैनी के बीच भेजा गया था। वर्ष 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई तथा वर्ष 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। डाक के साथ साथ तार सुविधा भी चलाई गई थी, जिसको वर्ष 2013 में समाप्त कर दिया गया। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक लिस्ट में
भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? तो हाल ही में विश्व के टॉप 10 एयरलाइंस स्टॉक्स जारी किए गए, जिसमें भारत की एकमात्र कंपनी इंडिगो शामिल है। इस स्टॉक लिस्ट में बाकी 9 कंपनियां चीन की शामिल हैं, जिनमें पहले स्थान पर चीन की स्प्रिंग एयरलाइंस कंपनी के शेयर शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक किस वैज्ञानिक का निधन हाल ही में हो गया है? तो हाल ही में भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कहे जाने वाले गोविंद स्वरूप का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया है। इन्होंने पुणे में जॉइंट मीटर वेव रेडियो नाम से विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किया था। इसके लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। बात की जाए गोविंद स्वरूप की, तो इनका जन्म वर्ष 1929 में हुआ था। बात की जाए रेडियो की, तो रेडियो की शुरुआत विश्व स्तर पर 1906 तथा भारत में 1927 से मानी जाती है। भारत में 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण किया गया, जबकि वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत मानी जाती है। ऑल इंडिया रेडियो के वर्तमान में 420 स्टेशन हैं, जो कि 23 भाषाओं जबकि 106 बोलियों में कार्यरत हैं। 20 अगस्त को राष्ट्रीय रेडियो दिवस मनाया जाता है, जबकि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। परेश रावल एक मशहूर एक्टर हैं तथा बीजेपी से लोकसभा सांसद भी हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी से लोकसभा सांसद का चुनाव जीता था। वे 4 साल तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष रहेंगे। बात की जाए परेश रावल की, तो इन्होंने 1984 में होली फिल्म से अपनी शुरुआत की थी। वहीं बात की जाए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 1959 से मानी जाती है, जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न है, भारत और किस देश ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत तथा जापान ने दोनों देश की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध पर भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार तथा जापान की तरफ से जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है। हाल ही में अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाने का प्रावधान रखा गया है, जिसका निर्माण वर्ष 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। यह एयरपोर्ट यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इसके पहले यूपी में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर तथा जेवर में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप कॉरपोरेशन ने सिग्नल स्पेसक्राफ्ट का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप कॉरपोरेशन ने सिग्नल स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखने की घोषणा की है। बात की जाए कल्पना चावला की, तो यह भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थीं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। परिवार में इनको सभी मोटू कहकर बुलाते थे। वर्ष 1982 में कल्पना चावला अमेरिका चली गईं और वहीं की नागरिकता ग्रहण की थी। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 1 फरवरी 2003 को लौटते समय कोलंबिया अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 11 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका,
उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पूर्व में जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के तहत मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया था? तो महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण के तहत मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया था। दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वालों में शामिल हैं आपके समीक्षा श्रीवास्तव, सानू महाराज, सोनाली मौर्य, हरकांत बघेल, विजय लोको पायलट, अंकिता पटेरिया, निहाल कुशवाहा तथा गोलू कुशवाहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। 13 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट या फिर निकेल। तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है आपका, भारत में ऑल इंडिया रेडियो कितनी भाषाओं में कार्य करता है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 13 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।